ये परिवार कहाँ नहीं है। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, इसीलिए जय शाह है, इसीलिए बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप राजनीतिक विमर्श में लेफ्ट हमेशा होता है सर, जब भी इस देश में राजनीति की विचारधाराओं की बात होती है आप विमर्श में होते हैं, लेकिन कोई लाल बड़ा कमाल नहीं कर पाया। कुछ स्टेट में आपकी सरकार जरूर बनी, आप अभी बिहार में साझेदार हैं सरकार के साथ। नहीं, लाल ने तो कमाल किया, भगत सिंह से शुरुआत हुई। बिल्कुल, तो कमाल तो बिना सत्ता के भी, सत्ता में कमाल, इसको एक सेकंड ऐड कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जाहिर सी बात है कि सत्ता, हम तो ऐसी सत्ता चाहते हैं जो सत्ता वाकई जनता के लिए हो और जनता की सत्ता हो। तो वो सत्ता जिस दिन बनेगी तब सच में कमाल होगा। तो इस कूद का फायदा नीतीश कुमार को क्या होगा? सीएम तो वो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे नहीं रहेंगे, वो ये कह चुके हैं। तो नीतीश कुमार को जो उन्होंने एक माहौल बनाया, उसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा नीतीश कुमार को। 2022 के बाद ही माहौल जो है विपक्ष के पक्ष में थोड़ा बनना शुरू हो गया। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को कुछ क्रेडिट आप लोग देंगे? देखिए, नीतीश जी से आप पत्रकार बार बार पूछते हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि हम मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए, हमें विपक्षी एकता चाहिए, और आज जो देश की जरूरत है उसमें अगर हमारी कोई भूमिका है, इसी में सार्थकता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन पे आरोप लगे, कई आपकी पार्टी के जो नेता रहे उनकी मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, उस पर कन्विक्टेड हो जाते हैं शहाबुद्दीन। अभी एक बार फिर से देखिए, उनके बेटे चर्चा में हैं, उसामा साहब। असमंजस की स्थिति रही होगी ना उस समय। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, बहुत सारी शिकायतें हैं, हम लोग भी लंबे समय तक 15 साल विपक्ष में रहे हैं। नहीं, सरकार में रहते हुए भी आप सवाल उठाते हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, एक बात लेकिन सब लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने, आजकल नीतीश कुमार पर बड़ा सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि मेमोरी लॉस है, कोई कह रहे हैं भाजपा ही सबसे ज्यादा, दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। अभी आपकी मुलाकात होती रहती है नीतीश कुमार से, लगता है कि ये जो आरोप है बेवजह के हैं, या लगता है कि अब नीतीश कुमार को थोड़ा रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए नीतीश जी से, कहीं आगे मैं मोदी जी का नाम ले लूंगा। राज्यसभा में और विधान परिषद में यकीन ये जरूर है कि विधान परिषद के बारे में हमने एक समय तय किया था कि विधान परिषद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज तो हमें लगता है कि देश में जिस तरह से, क्योंकि सवाल तो वहां से भी हमले हो रहे हैं कि जहां जहां भी एक रिप्रेजेंटेशन के लिए गुंजाइश है, जहां भी लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में बात हो सकती है, सभी जगह का इस्तेमाल होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज बिहार तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। दीपांकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। जाहिर सी बात है सुकन्या, जब भी CPI-ML की हम बात करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष का सफर जो है इनका बदस्तूर जारी रहता है। दीपांकर भट्टाचार्य जी हमारे स्टूडियो में हैं। जब भी आप कहीं देखते हैं कोई प्रदर्शन होता है और सबसे मेन फ्रंट पे इनकी पार्टी आगे होती है। स्वागत करेंगे सर एक सवाल के साथ। आपका जो बैकग्राउंड है वो कोई पॉलिटिकल फैमिली से रहा नहीं, फिर राजनीति में कब सोचा आने के लिए? पॉलिटिकल एंट्री कैसे हो गई आपकी? देखिए, ये एक तरह से वो समय का मामला था। जिस समय हम प्राइमरी स्कूल में थे, मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, जलपाईगुड़ी जिले में थे, वहीं बगल में था नक्सलबारी। तो नक्सलबारी का वो जो किसान उभार, और उस किसान उभार ऐसा था, आज आप सोच लीजिए, तो उस समय कोई आज़ादी का आंदोलन से कम कुछ नहीं था। जो हमने बिहार में 74 के आंदोलन की हम बहुत बात करते हैं, तो 67 और 70 का कलकत्ता, वो पटना जैसा ही था। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स गांव में जा रहे थे और एक तरीके से क्रांति में कूद रहे थे। तो उसका बड़ा असर था। हम प्राइमरी स्कूल में थे, वो सारे जो वॉल राइटिंग होते थे ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि देश को मुक्त करना है, और उसी समय 72 में आज़ादी के 25 साल पूरे हो रहे थे। तो ये सवाल जो है दिमाग में आया कि भाई एक तरफ हम आज़ाद है और फिर से मुक्ति की बात क्यों उठ रही है। तो इसी पर सोचते सोचते ही एक तरह से दिमाग बनने लगा। वामपंथी रुझान कैसे आया? तो ऐसे हमने कहा कि जैसे नक्सलबारी का पूरा दौर ही तो वामपंथ का ही दौर था, और जब आप ये सोचने लगते हैं कि एक बड़ा कोई सामाजिक बदलाव चाहिए, देश में अभी भी आम लोगों को आज़ादी नहीं मिली, लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो जब आप सोचने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो नेचुरल है कि आप, उस समय हम लोग जिस दौर में थे उस समय बहुत नेचुरल था वामपंथी बनना। ठीक है, आज के दौर में जो आज भी बन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोगों को एनवायरनमेंट से जो मदद मिली, आज शायद वो मदद नहीं मिलती
लेकिन लोगों के अंदर विचार तो आज भी हैं। ठीक है, जनहित के मुद्दों की जो लड़ाई है वो अंतहीन होती है, कई बार आपने भी इसका जिक्र किया है। अब तक अपने आप को कितना सफल मानते हैं इस पूरे पॉलिटिकल जर्नी की बात करें तो? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ़र्क इतना आया कि शुरू में ये लगता था कि लक्ष्य शायद थोड़ा करीब है। तो ये सोवियत यूनियन के पतन ने हम लोगों को ये समझा दिया कि क्रांति अगर सफल भी हो जाए उसका भी कोई शेल्फ लाइफ है। तो इसलिए ये एक प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली। तो आपको हमेशा न्याय के लिए, परिवर्तन के लिए, लोगों के हित के लिए लड़ते रहना पड़ेगा। तो लड़ाई एक अंतहीन चीज़ है, ख़त्म नहीं है। जैसे हम लड़ रहे थे एक समय में भूमि सुधार के लिए लड़ रहे हैं, आज पूरी दुनिया इस पूरे क्लाइमेट क्राइसिस के बाद दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। आज के जो बच्चे वामपंथी राजनीति में आ रहे हैं यूरोप में, मैं देखता हूँ कि वो सारे क्लाइमेट क्राइसिस, उन्होंने कैपिटलिज्म को क्लाइमेट क्राइसिस के रूप में समझा और वहाँ से आ रहे हैं। तो आपके सामने नए मुद्दे आते जाएंगे और इसीलिए आपको उस लड़ाई के जो स्पिरिट है, जो लक्ष्य है, उसके साथ लड़ते रहना होगा। इसलिए किसी मुद्दे पर हम अगर ये कह देंगे कि हमने पूरी तरह अचीव कर लिया, शायद ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे बिहार की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ से पार्टी शुरू हुई थी उस समय जो सामाजिक अन्याय, अत्याचार जिस स्तर पर था, आज शायद उस स्तर पर नहीं है। एक हद तक लोगों के पास एक मानविक गरिमा, एक तरह से एक इंसानी मर्यादा उनके पास है। तो इतना ही हमारा एक रिलेटिव टर्म है। तो सफलता है और धक्के भी लगते हैं, धक्के खाते खाते आगे बढ़ेंगे। इन सब के बीच अगर हम लेफ्ट पार्टी की बात करें या CPI-ML की बात करें तो मलाल क्या रह गया? कोई मलाल ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि पार्टी, हम लोग तो पहले चुनाव नहीं लड़ते थे, तो चुनाव लड़ना थोड़ा बाद में शुरू किए। लेकिन जब जहाँ लड़े बहुत पूरी शिद्दत के साथ, ताकत के साथ, समर्पण के साथ लड़े। और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव नहीं लड़ते थे तब लगता था कि गैर चुनाव जो संघर्ष है वो ज़्यादा कठिन है। अब जब चुनाव लड़ने लगे तो हमने देखा कि ये कम कठिन नहीं है। जब लोगों को हम लोग वोट बहिष्कार किया करते थे एक समय में, तो लोग वोट नहीं डालते थे, हम समझते थे कि बहुत अच्छा मन एक तरीके से वोट में क्या रखा है। लेकिन जब कई तरह के आरोप भी लगते हैं, अब जो मैंने एक तरह से एक समय में, फिर बाद में हमने देखा कि बूथ कब्जा होता है, गरीबों का वोट तो है ही नहीं, संविधान में है लेकिन ज़मीन पर तो है नहीं। तो चलो क्यों नहीं, गरीबों का जो वोट डालने का अधिकार है उस अधिकार को अपने लोग हाथ में ले और करें। तो जब हमने वो शुरू किया, चुनाव के संघर्ष में भी आए, तो हमने देखा कि वो संघर्ष कहीं ज़्यादा तीखा है, कहीं ज़्यादा खून खराबा भी झेलना पड़ गया है, कितनी शहादतें, कितने जनसंघात झेलने पड़ गए। ठीक है। इससे पहले आशीष जो है बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी CPI-ML में बड़ा मकाम आपको मिला, 5 बार आप महासचिव रहे। क्या लग रहा है आज के युवाओं के लिए आसान होगा क्या नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से निकलकर आज सियासत में टॉप पर पहुंचना? देखिए, हम इसको इस रूप में, क्योंकि एक तो कैरियर तो है नहीं, तो हम इसको कोई टॉप बॉटम इससे अच्छा करियर क्या होगा सर? नहीं, हम ये करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना, कोई और योग्यता लिखी हुई है कि भाई फलाना डिग्री होनी चाहिए। नहीं, करियर ऑप्शन तो अच्छा है सर। नहीं, करियर ऑप्शन के रूप में जो अगर कोई देखेंगे तो लोग फंस जाएंगे। जो भी करियर ऑप्शन के रूप में देखते हैं वो अलग है। लेकिन अगर आप एक पैशन के रूप में देखेंगे, आपकी ज़िंदगी के एक मकसद के रूप में देखेंगे, काम करेंगे, चाहे करियर आपका कुछ भी हो, प्रोफेशन आपका कुछ भी हो, एक विचार यात्रा के रूप में देखेंगे, तो मेरे ख्याल से उसमें सार्थकता ज़्यादा है। और इसमें तो बिल्कुल किसी वक्त कोई भी आ सकते हैं। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जिस हमारी पार्टी की शुरुआत ऐसी है कि उस समय 30 के उम्र में, 40 की उम्र में पक्की नौकरी छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके लोग इसमें कूदे थे, जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौर में लोग कूदते हैं। तो इसीलिए उस समय लोग बहुत सुरक्षा नहीं सोचते हैं। जब ये विचार कभी भी आपके दिमाग में आ सकता है। और ख़ास तौर पर मैं तो समझता हूँ कि आज भारत में जो दौर है तानाशाही का, इसमें तो कोई भी एक व्यक्ति, जैसे फादर स्टैन स्वामी जब कहते हैं कि हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने कीमत चुकाई, तो ये कीमत किसी भी समय कोई चुका सकता है और किसी भी एज में आ सकते हैं। ठीक है। एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है सर, राजनीति और परिवारवाद पर आप क्या कहेंगे? अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो उस पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है, और अगर बिहार की महागठबंधन सरकार की भी हम बात करें
तो उस पर भी लालू परिवार पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? आपका क्या ओपिनियन है कि इट इज़ फाइन, बहुत सीरियसली इसको नहीं लेना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, इतना नहीं ना, होना हम तो इस बात को समझ ही नहीं पाते परिवारवाद के विमर्श को। परिवार तो इस देश में, देखिए भारत में बहुत ज़बरदस्त जाति है और यहाँ अभी भी व्यक्ति को अपनी पहचान नहीं मिलती है, लोगों को परिवार से पहचान मिल जाती है। तो ये परिवार कहाँ नहीं है? जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, इसीलिए जय शाह है, इसीलिए बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप कॉरपोरेट में चले जाइए, कॉरपोरेट से ज़्यादा परिवारवाद कहाँ है? अदानी का भाई, अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, तो वहाँ तो आपको जो संपत्ति मिल जाती है, वो संपत्ति अगर ना मिले, इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ जाए, वेल्थ टैक्स देना पड़ जाए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड में स्क्रैच से शुरू करना पड़ जाए, जिस दिन वो स्थिति बनेगी तब हम परिवारवाद की बात समझ जाएंगे। लेकिन जब तक वो स्थिति भारत में नहीं है, तो आप देख लीजिए हर प्रोफेशन में आपको मिल जाएगा कि शायद आमतौर पे कोई वकील है तो घर में बात, तो आपकी कोई पीढ़ी दर वैचारिक पीढ़ी। लड़ाई परिवारवाद से नहीं है? ना, हम जब तक कोई चुन करके आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, तो हमें हमारी कोई लड़ाई इससे नहीं है। राजनीतिक विमर्श में लेफ्ट हमेशा होता है सर। जब भी इस देश में राजनीति की विचारधाराओं की बात होती है, आप विमर्श में होते हैं, लेकिन कोई लाल बड़ा कमाल नहीं कर पाया। कुछ स्टेट में आपकी सरकार ज़रूर बनी, आप अभी बिहार में साझेदार हैं सरकार के साथ। आपको लगता है कि ये मुहिम जो आपने शुरुआत की है, इसको अभी और बहुत आगे लेवल तक जाना है और उसके लिए लगातार आप संघर्ष कर भी रहे हैं? नहीं, लाल ने तो कमाल किया, भगत सिंह से शुरुआत हुई, बिल्कुल। तो कमाल तो बिना सत्ता के भी, सत्ता में कमाल, इसको एक वही ऐड हम कर देते कह हैं। रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। अब ये जाहिर सी बात है कि सत्ता, हम तो ऐसी सत्ता चाहते हैं जो सत्ता वाकई जनता के लिए हो और जनता की सत्ता हो। तो वो सत्ता जिस दिन बनेगी तब सच में कमाल होगा, और तब तक जब तक वैसी सत्ता नहीं है, सत्ता कुछ और ढंग की और रंग की है, तब तक उस पर जनता का दबाव बनता रहे, और इसी में लाल का कमाल है। निश्चित रूप से। एक और सवाल, चूंकि भूमि सुधार का आपने जिक्र किया और आपकी पार्टी उसको लेकर के काफी सजग भी रही, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर। बिहार में एक आयोग बनी, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था पुराना, उसमें यह है कि नीतीश कुमार जी की 2005 में जब सरकार बनी, आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 20 से 21 लाख एकड़ जमीन सरकार के पास है जो बांटने लायक है। आपने 2 साल पुराने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, तब नीतीश जी के साथ आप नहीं थे। जब आप साथ हैं तो उस मुद्दे पर क्या फिर बात हुई? उस आयोग को नीतीश कुमार ने भंग भी कर दिया। नीतीश जी ने उस दौर में कई सारे आयोग भंग किए, भूमि सुधार आयोग को भंग कर दिया उन्होंने, अमीरदास आयोग जो रणवीर सेना पीड़ितों के न्याय के लिए बने थे उसको भी उन्होंने भंग किया। तो लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो जातिवार जो सर्वे की रिपोर्ट आई, अभी तो उसके शुरुआती आंकड़े आए, तो उसके जब पूरे आंकड़े आ जाएंगे, ज़मीन के सवाल पर कौन कहाँ है, किस स्थिति में है, संसाधनों पर किसका कितना एक्सेस है, तो ये सब बातें जब आएंगे, हमें लगता है कि आरक्षण पर भी बात होगी और उसके साथ साथ भूमि सुधार पर भी फिर से बात करनी पड़ेगी। दूसरा हम कहेंगे कि बिहार में जो भूमि सुधार, जैसे बंदोपाध्याय आयोग की जो रिपोर्ट है, उनसे मेरी बात हुई थी बंदोपाध्याय जी से, तो उनका एक तरह से भूमि का आवंटन उस पर तो बात थी, उनको जो भरोसा था जी कम से कम बटाईदारी सुधार लागू हो जाएगा, क्योंकि आज जो खेती है, जो पट्टे पे ज़मीन लेकर के लोग खेती कर रहे हैं, तो बटाईदार है वो सबसे ज़्यादा जोखिम उठाता है, सबसे ज़्यादा कृषि संकट वो झेल रहे हैं और सबसे कम सुरक्षित हैं, उनके पास कोई राइट नहीं है। तो कम से कम जैसे बंगाल में ऑपरेशन बरगा हुआ था, ये एक सिक्योर कल्टीवेशन की राइट ये मिल जाए, तो हमें लगता है कि कई एंगल से हमें भूमि सुधार, कृषि सुधार पर बात करनी होगी बिहार में। उस मुहिम को धक्का तो लगा होगा ना सर, जब आप ये बात लगातार उठाते रहे। आपने तब भी नीतीश कुमार की आलोचना की थी उसी इंटरव्यू के दौरान, और इसी प्लेटफॉर्म पर वो इंटरव्यू दिया गया था ललन टॉप को, मैं देख रहा था उस इंटरव्यू को। तो तब से लेकर जब आप दोबारा साथ आए, सरकार बनी, आरजेडी के साथ गए आप 15 में, और अब भी अभी साझेदार हैं आप, इस मुद्दे पर कोई बातचीत हुई, सार्थक बातचीत हुई नीतीश कुमार जी से? बातचीत कुछ सवालों पर ज़रूर हुई। हम लोगों ने जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, हमने स्वागत किया, और कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हमने नीतीश जी के सामने रखा। उसमें ज़रूर ये जैसे एपीएमसी सबसे पहले बिहार में भंग किया गया। आज जब तीनों कृषि कानून वापस हुए तो बिहार में भी मंडियां फिर से चालू हो, ये मांग है किसानों की। तो ये सारी कुछ मांगें हमने रखी और हमें लगता है कि सिलसिलेवार ढंग से उस पर कुछ ना कुछ काम भी होगा।
हमने जैसे ये सवाल भी उठाया कि नीतीश जी ने कहा कि भाई बिहार में बिना पुनर्वास कोई विस्थापन नहीं होगा, लेकिन हमने कहा कि बुलडोज़र चल रहा है। उत्तर प्रदेश बुलडोज़र राज के रूप में चिन्हित है, बिहार अभी बुलडोज़र राज के रूप में चिन्हित नहीं है, लेकिन बुलडोज़र खूब चल रहे हैं और लोगों को उजारा जा रहा है। तो नीतीश जी ने कहा कि नहीं, पॉलिसी हमारी है कि बिना पुनर्वास कोई किसी को उजारा नहीं जाएगा। इस पर हम लड़ रहे हैं। तो बात सरकार की पॉलिसी ज़रूर है, लेकिन वो पॉलिसी ज़मीन पर लागू नहीं है। तो अक्सर तो ये भी होता है ना कि पॉलिसी कुछ होती है लेकिन लागू कुछ और नीचे होता रहता है। तो ये लड़ाई तो रहेगी इस पर। ठीक है। तो सर, जातीय सर्वे का आंकड़ा अभी सामने आया है। जातीय सर्वे पर 500 करोड़ से ऊपर खर्च भी हुआ है। बिहार एक गरीब राज्य है और बहाली ये बोलकर टरकाई जाती है कि सैलरी देने का जो पैसा है वो बिहार सरकार के पास नहीं, इसलिए बहाली आगे बढ़ा दी जाती है। तो लगता है जातीय सर्वे ठीक है, इतना खर्च करना उस पर ठीक है? नहीं, बिल्कुल हमें लगता है कि देखिए, ये तो कायदे से केंद्र सरकार को कराना था। अब 2021 का तो सर्वे मैंने एक तरह से सेंसस ही नहीं हुआ। भारत शायद दुनिया के गिने चुने देशों में है जो कोविड के बहाने जो हर 10 साल जनगणना जो होती थी उससे छुट्टी पा ली। तो हमें तो पूरे देश में ही चाहिए था। बिहार में जो हुआ है एक तरह से एक मैं क्या समझता हूँ कि एक पायोनियरिंग एक एग्जाम्पल है कि हमने करके दिखाया कि एक जनगणना, तो बहुत कंप्लीट जनगणना तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन एक बहुत ही रिलायबल एक तरह का सकारात्मक दिशा में बढ़ाया गया। बिल्कुल आंकड़े सामने आए। तो हमें लगता है कि आज स्थिति ये देख लीजिए कि भारत की वास्तविकता क्या है। मोहन भागवत कह रहे हैं अगले 200 साल के लिए आरक्षण रहेगा देश में, ठीक है। संविधान कहता है कि आरक्षण जाति के आधार पर, सामाजिक आधार पर आरक्षण होगा। तो जब अगले, हम तो कहते हैं कि अब तो संघियों को बहस खत्म कर देना चाहिए। जब मोहन भागवत ने कह दिया तो आरक्षण पर अब बहस क्यों? तो आरक्षण जब रहेगा, आरक्षण रहेगा और जाति आधार पर रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास किसी भी पॉलिसी के लिए डेटा चाहिए, लेटेस्ट डेटा चाहिए, रिलायबल डेटा चाहिए। वो डेटा कैसे मिलेगा अगर जो जातिवार जनगणना देश में नहीं होगी? ठीक है सर, तो रिलायबल डेटा आ गया है। अत्यंत पिछड़ों की आबादी बहुत ज्यादा है, मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है और मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, 17% ठीक ठाक आबादी है। Not जो in a आबादी negative way, not in a negative way। जो हम कह रहे हैं ठीक-ठाक नहीं उनके नहीं हिस्से- मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको थोड़ा टोक रहा हूँ। प्रचार कुछ और था, नहीं, मैं प्रचार कुछ और था कि भाई जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है, ये बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहा है, पूरे पश्चिम बंगाल में, असम में, बिहार में, सीमांचल में यही राजनीति चलती है। तो वो विस्फोट अगर दिखता, अगर 20% 22% मुस्लिम है, मैं मानता। ये तो 17% के आसपास 2011 में भी था। तो जो परसेंटेज है वही परसेंटेज। ठीक है सर। तो भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग उठ रही है और आपको लगता है कि बिहार की जो महागठबंधन सरकार है उसमें भी अत्यंत पिछड़ों की, मुसलमानों की जो है हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि भाई कोई शुरुआत करेंगे तो अपने घर से करते हैं। बिहार में एक पायोनियर आपने कहा कि शुरुआत भी हुई, तो एक एग्जाम्पल भी बिहार सरकार में जो है बिहार सरकार को सेट करना चाहिए। मुस्लिम उप मुख्यमंत्री, अत्यंत पिछड़ा उप मुख्यमंत्री जैसी मांग शुरू हो गई है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसी जो पार्टी है वो कर रही है। बीजेपी ने भी धीरे से शगुफा छोड़ दिया है। आप क्या कहेंगे? आपका क्या? मैं इसको टोकनिज्म मानता हूँ। देखिए, सवाल है कि किसी एक नेता को बना दीजिए, जो यही काम सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि आपके पास मंत्रिमंडल है। उन्होंने जवाब में भी संसद में ही दिया कि हमारे पास इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, इतने मंत्री हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मायावती जी 3-3 बार या 4-4 बार शायद मुख्यमंत्री बनी। क्या ज़मीनी स्थिति में उत्तर प्रदेश के दलितों में बहुत कोई फर्क नहीं आया? इसीलिए मैं इस टोकनिज्म में जाता ही नहीं हूँ। इस टोकनिज्म से तो नेचुरल है कि भाई कोई एक व्यक्ति, तो आपका कास्ट कुछ एक होगा, कोई 5 कास्ट के तो आप हो नहीं सकते। तो आपकी आइडेंटिटी हमेशा एक लिमिटेड आइडेंटिटी भी है और एक डाइवर्स आइडेंटिटी भी है। हमें लगता है चाहिए ये कि डाइवर्सिटी जो भारत में है उसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो और ज़मीन पर एडिक्वेट ट्रांसफॉर्मेशन हो, ताकि जो जिस आधार पर जो सारे समुदाय हैं वो वंचित हैं, वो एक तरह से जो बहुजन समाज है वो वंचित बहुजन समाज है, उत्पीड़ित है। तो ये उत्पीड़ित और वंचित ये जो पहचान है, ये पहचान मिटे। ये पहचान मिटेगा तभी कि एक कोई मंत्री बन जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए, कोई 5 साल रहे, कोई 10 साल रहे, उससे नहीं फर्क पड़ने वाला। वो ज़मीन पर शिक्षा से, रोजगार से, एक तरीके से मानविक गरिमा से, उससे बदलाव आएगा। जिसको कि पॉलिटिक्स में इसमें एक और सवाल थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट की बात चली है।
कास्ट की पॉलिटिक्स में कितना यकीन रखते हैं सर? और कहा यह भी जाता है जैसे रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, समाजवादी आंदोलन जब शुरू हुआ और उसके तमाम चेहरे निकले तो लेफ्ट जो है कमजोर हुआ। ये एक एकेडमिक सवाल भी है और उसके बाद हम बिहार के सवाल पे आएंगे सर। तो वो कहा जा रहा है मैं कि इसको कास्ट के पॉलिटिक्स के रूप में देखता ही नहीं हूँ, मैं इसको समाज के पॉलिटिक्स के रूप में देखता हूँ। हमारा संविधान कहता है न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और जाहिर सी बात है कि आज देखिए, पहले ये होता था तो कास्ट, जेंडर, क्लास, ये तीनों को साथ लेके चलना है। और ये तीनों कोई अलग अलग नहीं है कि जो एक्लेक्टिक हमको जोड़ना है। कास्ट के अंदर क्लास है, जेंडर के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर कास्ट है, सबके अंदर सब है। ये एक इंटीग्रल, एक होल है। और अब जैसे महिला आरक्षण आया तो इससे पहले लोग यही समझते थे कि शायद महिला आरक्षण की बात होगी और ये जो ओबीसी कोटा वाले लोग हैं ये महिला आरक्षण को रोक देंगे तो हमें एक महिला बनाम ओबीसी करने का मौका मिलेगा। मौका नहीं मिला। तो ये हुआ कि हमको ओबीसी आरक्षण जरूर चाहिए महिला आरक्षण के अंदर भी, लेकिन जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो जेंडर जस्टिस भी उसी सोशल जस्टिस का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो सोशल जस्टिस को कॉम्प्रिहेंसिव रूप में देखा जाए, जेंडर, कास्ट दोनों को मिला करके, सोशल जस्टिस को इकोनॉमिक जस्टिस के साथ जोड़ करके देखा जाए, लोगों के पूरे इकोनॉमिक राइट्स के साथ मिला करके, तो हम तो इसी रूप में इसको देखते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स के रूप में मैं इसको देखता ही नहीं हूं। 2020 आपके लिए खुशखबरी लेकर आई, 12 विधायक जीते, करीब करीब देखें तो 63 से 64% आपका जो जीत का परसेंटेज अगर देखें, स्ट्राइक रेट कह लें उसको, इस तरीके से रहा। 2024 की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अब अगला चैलेंज जो है इंडिया गठबंधन के लिए वो 2024 है और आप लोग सकारात्मक दिशा में अब तक कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पटना से बैठक शुरू होती है 15 दलों की, 28 दलों का वो एक वहां पे आप लोग जुटते हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत कुछ आना उस पर बाकी है, कितना सफल हो पाए हैं? फिर आपके पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, बिहार में लेफ्ट की स्थिति पर भी बात। नहीं, हमें तो ये अच्छा लगा कि देखिए ये प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई है। मैं आपको बताऊं कि अभी इस साल के शुरू में हमने पार्टी का महाधिवेशन किया। आमतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी का महाधिवेशन अपना सांगठनिक आयोजन होता है, अपना महाधिवेशन होता है। हमने सोचा इस बार कि इस महाधिवेशन जब ऐसे समय में हो रहा है तो सिर्फ हम अपनी पार्टी की समीक्षा नहीं करेंगे, हम पूरे देश की समीक्षा करेंगे और जो प्रक्रिया चाहिए इस समय देश में कि एक व्यापक विपक्षी एकता बने, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा महाधिवेशन में इसमें काम में आए। तो हमने महाधिवेशन से पहले एक बड़ी रैली की, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ नारे के साथ। महाधिवेशन के अंदर हमने कुछ विपक्षी नेताओं को बुला करके एक सेमिनार हमने किया। जहाँ नीतीश जी आए, जहाँ सलमान खुर्शीद साहब आए, तेजस्वी भी थे, हेमंत सोरेन को भी आना था, नहीं आ पाए थे उस दिन। और वहीं से बात शुरू हुई कि एक विपक्षी एकता देश को चाहिए, व्यापक एकता। बल्कि नीतीश जी ने कहा कि देर हो रही है, हम लोग तैयार हैं। इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। तो बिहार से शुरुआत हुई, लोगों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि बिहार की वो पहचान है और बिहार से कोई बात उठती है तो दूर तक जाती है, बड़ा असर होता है। 74 का आंदोलन है, हम लोगों का भी आंदोलन है और अभी भी सबसे ज़्यादा कोई लड़ रहा है। अब कोई भी सरकार की योजना आती है, कोई अग्निवीर आ गया, तो सबसे ज़्यादा बिहार के नौजवान हैं जो सड़क पर उतरते हैं। तो लड़ने की ताकत, हिम्मत, ये है बिहार के पास। एक सप्लीमेंट्री सवाल, नौजवानों की आपने बात की, आपकी पार्टी के कई विधायक हैं, मैं नाम लिख के आया हूं, संदीप सौरभ, मनोज मंजिल, आप उधर चले जाएं, महबूब आलम, कई ऐसे चेहरे हैं जो उभर कर सामने आए हैं। युवाओं की भागीदारी पर क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा कम दिखता है लेफ्ट पार्टी में, आपने इसका जिक्र शुरू में भी किया कि कुछ लोग कम जुड़ते हैं, इसकी वजह क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ आंकड़े भी हैं मेरे पास जो मैं रखना चाहूँगा। नहीं, इसकी देखिए वजह यही है, जैसे हमने कहा ना कि कोई भी आप किसी एक आंदोलन के बल पर लंबे समय तक नहीं चल सकते। तो जैसे हमारी जो शुरुआत थी ना, उस समय 3 मुद्दे प्रमुख थे, जमीन, मजदूरी, मर्यादा। और ये सवाल जिन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, वो जो समय था, वो पीढ़ी, वो महिलाएं, वो खेत मजदूर, वो जुड़े और आज भी वो पार्टी की बुनियादी ताकत है। लेकिन बाद में हमने देखा कि उन्हीं परिवारों के जो बच्चे हैं 15 साल बाद, 20 साल बाद, उन बच्चों को लेकिन वो गुलामी उनको झेलनी नहीं पड़ी है। वो एक थोड़ा सा रिलेटिवली फ्री माहौल में थे। जैसे हम लोगों को आज़ादी कैसे मिली, उस समय की गुलामी कैसी थी, हमारे लिए सिर्फ इतिहास की बात है। कितनी लड़ करके हाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ हमको लड़ना पड़ा, कितनी शहादत, कितने 1857, कितने भगत सिंह, तब जाकर के आज़ादी मिली, हमारे लिए इतिहास है। तो हमने ये देखा कि वो जो 20 साल बाद
उन्हीं परिवारों के जहाँ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, बच्चे भी एक तरह से हमारे साथ हैं, लेकिन उस रूप में नहीं है, उस रूप में नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि भाई हमारे जो मुद्दे हैं शिक्षा का, रोजगार का, शायद पार्टी इसको उतना गंभीरता से नहीं लेती है जिस गंभीरता के साथ जमीन और मजदूरी की लड़ाई को पार्टी लड़ती है। तो हमने इसको ठीक किया। मोह भंग होने की सर आपने नहीं, मोह भंग नहीं हुआ। हमें लगता है कि एक एस्पिरेशन है, एक अपेक्षा होती है। ठीक है। तो हमने ये सोचा कि पार्टी से जो लोगों की अपेक्षा है कि हमें हर तबके की लड़ाई, हर पीढ़ी की लड़ाई, हर तरह के न्याय की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़नी होगी। हमसे ये अपेक्षा है। जैसे हमने लड़ना शुरू किया, सड़क पे स्कूल, एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ भोजपुर में, और हम देख रहे हैं कि नौजवान जुड़ते चले गए। रोजगार के सवाल पर इस बार जैसे आपने संदीप सौरभ का नाम लिया, तो हमने देखा कि संदीप जब गए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई JNU से आए, ये जीत नहीं पाएंगे। तो हमने देखा कि संदीप जब आए तो तरह तरह के नौजवान, बहुत सारे नौजवान जिनसे आप उम्मीद करेंगे कि भाजपा के वोटर होंगे, NDA के वोटर होंगे, उन्होंने कहा कि गोली मारो, छोड़ो, हमें रोजगार के लिए लड़ना है और इसी रास्ते पर लड़ना है। तो ये जो हमने देखा कि नौजवानों की ऐसी उम्मीद जिसमें जाति की बात पीछे चली गई, जिसमें एक तरीके से पुराने राजनीतिक जो एक तरह के एलिजियंस है वो बात पीछे चली गई, और एक नई राजनीति के लिए, एक नए प्रयोग के लिए नौजवान तैयार हो गए। यही तो नौजवान की खूबी यही होती है कि नए नए प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं। तो हमने भी प्रयोग शुरू किया, नौजवानों ने भी शुरू किया, दोनों हाथ से ताली बजी। ठीक। कप्तान कब बनेंगे सर? क्योंकि यह सवाल बार बार पूछा जाता है। आप RJD के साथ हैं, 19 में आपका गठबंधन सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि पहले तो आपका गठबंधन नहीं होता था किसी से, चुनावी राजनीति में आप आए। मतलब कप्तान की भूमिका में कब होगी CPI-ML, या पूरे वामपंथी राजनीति की बात कर लेते हैं? बिहार में आपकी स्थिति अच्छी है? हाँ नहीं, ठीक है। हमें लगता है कि देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, और यही तो हम लोगों ने सीखा है कि इतनी लंबी लड़ाई है जिसका कोई अंत नहीं है, और इसीलिए आप भूमिका बढ़ाते जाइए। जिस समय जो भूमिका अपेक्षित है उसको निभाते जाइए, उसके लिए जो स्किल है उस स्किल को सीखिए, करिए, और बाकी कप्तानी है क्या है नहीं है उसको छोड़ दीजिए समय के ऊपर। एक सवाल यहाँ पे ये बनता है, आपने कही कि आगे आते आते सब कुछ तय होंगी, 24 भी है, 25 भी है, कहा जा रहा है कि कहीं 9 सीटों पर आपका दावा है, मजबूती से आप चुनाव कई जगह पे लड़ते भी हैं। इस बार तैयारी कितनी सीटों की कर रहे हैं आप? तैयारी तो देखिए जहाँ जहाँ हमें तैयारी करनी चाहिए, जहाँ पार्टी की अच्छी उपस्थिति है, हर जगह हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ हम ही को सीट मिल जाए, किसी को भी सीट मिले। तो हमें तो बिहार में अफसोस ये है कि पिछले बार 40 में 39 सीट्स NDA को मिले थे, एक किशानगंज से कांग्रेस को एक सीट मिली थी। इस बार इसको हमें पलटना है बिहार में, और वो पलटने की पूरी जिम्मेदारी सबके ऊपर है। हम समझते हैं कि हमारे ऊपर भी बिल्कुल है। इस हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अपने 20 की बात की, स्ट्राइक रेट की बात की, ये तो पूरे बिहार ने देखा है कि जो महागठबंधन बना था, उस समय नीतीश जी नहीं थे, लेकिन उस महागठबंधन का जो 3 चरण का प्रदर्शन है, सबसे बेहतर प्रदर्शन सिर्फ हमारे लिए नहीं, राजद के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, सबके लिए, पूरे गठबंधन के लिए सबसे बढ़िया प्रदर्शन पहले चरण में शाहाबाद में और आपके मगध में, सेकंड चरण में भी देख लीजिए तो सारण के इलाके में, और जहां माले और राजद के अंदर जो एक तरीके से जो गठबंधन है वो एक तरीके से धुरी का काम किया उसने। माले और राजद की बात कर रहे हैं सर, सबसे ज्यादा कुर्बानी लगती है नीतीश कुमार को ही देनी पड़ेगी 2024 में। नहीं, कुर्बानी क्यों देनी पड़ेगी? 16 सांसद हैं अभी उनके। नहीं, नीतीश जी तो कुर्बान करके आए हैं। अच्छा। नीतीश जी को वो लोग कहते, भाजपा वाले तो यही कहते थे कि भाई अच्छा खासा आप थे, हमारे यहाँ थे, तो उन्होंने तो उस सुरक्षा को कुर्बान करके यहाँ आए हैं, और वो कह रहे हैं कि कुर्बानी इसलिए हमने दी है ताकि देश की जरूरत है इस समय। इसीलिए हमें नहीं लगता कि इस समय कोई भी नेता कोई एक सीट के हिसाब से कुर्बानी को नापेंगे। इस समय सब लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है, देश के खातिर, लोकतंत्र के लिए। चलिए, नीतीश की PM दावेदारी पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मटेरियल आपको लगते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लग सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके मोदी जी क्या क्लेम था कि गुजरात में मुख्यमंत्री रहे इतने दिन, इसके नाम पर अगर मोदी जी देश में प्रधानमंत्री रह गए तो उससे लंबे समय से बिहार में मुख्यमंत्री है नीतीश। लेकिन बैसाखी पर रहे ऐसा बीजेपी कहती है। नहीं, वो तो इंडिपेंडेंटली कभी वो CM नहीं बन पाए, उतनी सीटें JDU को नहीं मिल पाई, और समय के साथ प्रदर्शन ये बीजेपी को तो ये बात बिल्कुल उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बैसाखी अगर नीतीश जी का कंधा नहीं मिला होता, उस कंधे पर रख करके बंदूक नहीं चलाए होते बिहार में, तो बिहार में बीजेपी की आज ये स्थिति नहीं होती।
तो बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल शुक्रगुजार रहना चाहिए कि जितना लंबा नीतीश जी ने साथ दिया, और उसके चलते बिहार में, यूपी में, नॉर्थ इंडिया में बीजेपी को बड़ा मौका मिला, बड़ा फायदा मिला। इसलिए बीजेपी तो ये नीतीश कुमार की राजनीतिक भूल मानते हैं आप? नहीं, अब ये समय समय की बात है। ये जरूर 2005 में जब त्रिशंकु विधानसभा थी, नीतीश जी से भी बात हुई थी, हम लोगों ने भी कहा था कि बीजेपी को छोड़िए, आपकी सरकार चलेगी, हो सकता है माइनॉरिटी में हो, लेकिन उस समय नीतीश जी ने बीजेपी का साथ लिया, उन्होंने किया। इसलिए हमें अभी तो अतीत का मूल्यांकन अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, समय समय की बात होती है, और इसलिए आज की इस परिस्थिति में जो ज़रूरत थी, नीतीश जी ने वो काम किया। ठीक है, नीतीश कुमार की निष्ठा वफादारी पर सवाल उठता रहा है, कभी भी पलटी मार सकते हैं, ऐसा आरोप लगता रहा है उनके विरोधियों के द्वारा। आपको भरोसा होता है नीतीश कुमार पर कि ये साथ इस बार तो लंबा चलेगा? हाँ बिल्कुल। अब नीतीश जी की उम्र क्या है? अभी 73 साल हैं, तो निश्चित तौर पर नीतीश जी ने भी तो इतना कुछ से गुजरते हुए तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजनीति के आखिरी पड़ाव पे एक नौजवान से आप उम्मीद करते हैं बहुत उछल कूद करते रहेंगे, लेकिन इस उम्र में आकर के किसी अनुभवी नेता से आप तो यही उम्मीद करेंगे कि कहीं एक जगह आकर के आप टिकेंगे। और नीतीश जी ने कहा, नहीं, उस समय नीतीश जी ने जरूर कहा कि अब हम आ गए हैं, अपने लोगों के बीच में हम आ गए हैं, हम उसको मान के ही चलते हैं। तो इस कूद का फायदा नीतीश कुमार को क्या होगा? सीएम तो वो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे नहीं रहेंगे, वो ये कह चुके हैं। तो नीतीश कुमार को जो उन्होंने एक माहौल बनाया, उसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा नीतीश कुमार को। 2022 के बाद ही माहौल जो है विपक्ष के पक्ष में थोड़ा बनना शुरू हो गया। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को कुछ क्रेडिट आप लोग देंगे? देखिए, नीतीश जी से आप पत्रकार बार बार पूछते हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए, हमें विपक्षी एकता चाहिए, और आज जो देश की ज़रूरत है उसमें अगर हमारी कोई भूमिका है, इसी में सार्थकता है। तो हमें तो समझता है कि जहां नीतीश जी अपनी भूमिका को इस रूप में परिभाषित कर रहे हैं, वहाँ हम उसको छोटा करके किसी एक पद में, किसी कुर्सी से जोड़ करके क्यों आके, जो उन्होंने कहा कि इस दौर में जो भूमिका थी, सबको अपनी भूमिका निभानी है। और मेरे ख्याल से उनके इतने लंबे समाजवादी आंदोलन के दौर उनका रहा है, तो आज तो परिस्थिति की मांग है। सारे समाजवादी इस देश में, हम तो कहेंगे कि समाजवादी और साम्यवादी, जॉर्ज साहब भी कहते थे कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों का कोऑपरेशन। तो अफसोस ये है कि बीच में समाजवादी और संप्रदायवादी, तो इनके बीच में दोस्ती बन गई थी और साम्यवादी अलग थे। तो आज अगर पूरे देश में, मैं तो मानता हूँ कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कोऑपरेशन, और सिर्फ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नहीं बल्कि आज़ादी के आंदोलन के अन्य तमाम, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पेरियर, व्यापक एक विचारधारा का समन्वय चाहिए इस समय, और उसमें तमाम समाजवादी नेताओं की बड़ी भूमिका। फिर से परिभाषित करने की आप इसको बात बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सच में ये आज़ादी के आंदोलन से कम कुछ भी नहीं है। हम इसको सिर्फ एक चुनाव नहीं समझते हैं कि 24 का चुनाव। ये देश एक ऐसे संकट में फंसा हुआ है, जिस संकट से अगर देश को उबारना है तो ये दूसरी आज़ादी है, एक मजबूत लोकतंत्र चाहिए और एक सुरक्षित संविधान चाहिए। लेफ्ट और राइट के विमर्श की बात कर लेते हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं आपकी पार्टी के। 2015 में आपकी पार्टी बिहार में 3 सीट जीती विधानसभा में, 2020 में 12 सीट आप जीत कर आए, वोट का परसेंटेज आपका दोगुना हुआ, 3.16 हुआ, पहले 1.5 था। आगे आपकी भागीदारी और बढ़ेगी, बढ़ाएंगे इसको, इस पहलू पर भी अभी से तो बात शुरू हो चुकी होगी ना? नहीं, बात जरूर होगी। हमने 24 में भी हम समझते हैं कि बिहार में सार्थक गठबंधन बनना चाहिए, और हमने भी कहा कि 2020 को आधार बना करके, क्योंकि 19 में हम लोग अलग अलग थे, नीतीश जी कहीं थे, हम लोग कहीं थे, तो 19 का माहौल भी कुछ और था। तो 24 के चुनाव में सबसे ताज़ा हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो है 2020 का, और सबसे रेलिवेंट भी। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि 24 का अगर ठीक से बिहार में गठबंधन तय हो तो बेहतर होगा। और वोट शेयर ये सब देखिए बदलता रहता है। 2010 की अब तो अपने बात नहीं कि जब हम 0 पे आउट हो गए थे। नहीं है, अभी देखिए मालिक की जो विधानसभा में स्थिति थी, 90 में आप 0 सीट पर आए, 95 में आप नहीं, वो आप इसलिए 0 कह रहे हैं कि उस समय हम CPIML के नाम से नहीं लड़ा करते थे, हम इंडियन पीपल्स फ्रंट के नाम से लड़ा करते थे, और हमने शुरू में ही एक छक्का मार दिया। 89 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 89 में आरा से रामेश्वर प्रसाद जीत करके VP सिंह प्रधानमंत्री थे, उस सरकार में यहाँ संसद में पहुंच गए। लेकिन और भी पहली बार गरीबों ने वोट डाला, एक जबरदस्त जनसंहार हुआ वोट डालने के बाद, दानवार बेटा, करीब 22 लोग मारे गए थे, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन लोगों को ये जरूर
एक तरीके से सफलता मिली कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा। 2010 में इसके बाद आपका प्रदर्शन खराब होता है। बिल्कुल इसलिए क्योंकि वो जो अलायंस बना नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी में, वो एक तरीके से एक ऐसा अलायंस था जो निश्चित तौर पर हम लोगों को काफी प्रभावित किया वोट के हिसाब से भी। एक परिभाषित जो आपको किया जाता है, अक्सर जेपी नड्डा भी अब आपका जिक्र करने लगे हैं, बिहार में जब भी वो होते हैं, मतलब वो कहते हैं कि देखिए वाम आगे बढ़ रहा है। इस तरह से आपको लगता है कि वाम की जो पूरी छवि है उसको खराब करने की कोशिश की गई, जिससे कई तरह के आरोप लग जाते हैं, इवन लोग देशद्रोही तक कह देते हैं। कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे और लोगों को कैसे समझाएंगे? देखिए, अब ये तो किसको कैसे आप लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। नहीं, ये चूंकि गंभीर सवाल है। हम ये कह रहे हैं कि आज आप कोई अगर कह रहे हैं कि वामपंथी मतलब देशद्रोही, लेकिन जो कह रहे हैं जो लोग, उनको लोग देख रहे हैं कि सत्ता में रह करके लगातार देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो बर्बाद करने वाले लोग अगर आपको कह देते हैं कि आप देश के खिलाफ हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद तब सही करूँ, जरूर कुछ ना कुछ सही काम कर रहे होंगे, तब ना ये कह रहे हैं कि देशद्रोही है। तो इसीलिए हमें लगता है कि आज एक शबवाहिनी गंगा, एक गुजरात की कवि एक कविता लिख देती हैं और उनको कहा जाता है लिटरेरी नक्सल, जो मोदी प्रशंसक थी, कहीं से कोई वामपंथ से लेना देना नहीं था। अर्बन नक्सल जैसे टर्म, बिल्कुल अर्बन नक्सल के बाद उसका ही विस्तार हुआ कि लिटरेरी नक्सल, जैसे मोदी जी ने कहा कि कलम चलाने वाले नक्सल, तो ये ना वो लगातार इसको विस्तार दे रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि लोग तो इसी रूप में समझते होंगे कि आज अगर सच कहना, विरोध करना, नफरत के खिलाफ बोलना, ये अगर वामपंथ इतना ही करके कोई वामपंथी बन जाए, तो मैं तो समझता हूँ कि ये वामपंथ के लिए प्रशंसा है। और इसलिए वामपंथ की पहचान, वो पहले लोग समझते थे कि सिर्फ मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, सिर्फ मजदूरी, छुट्टी, बोनस, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। आज जो लोगों को लगने लगा है कि देश के इस संकट में देश के लिए लड़ते हैं, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लड़ते हैं, तो हमें तो लगता है कि वामपंथ को एक बहुत व्यापक पहचान इस दौर में मिल रही है और ये वामपंथ के लिए अच्छी बात है आगे के लिए। आपने कहा कि बीजेपी बहुत सारे गंभीर आरोप आप पे लगाती है और ऐसे लोगों के आरोपों से आपको फर्क नहीं पड़ता। कविता कृष्ण ने भी बहुत सारे आरोप लगाए, उस पर क्या कहेंगे सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद? नहीं, कविता जी के आरोप को अगर आप देखेंगे तो उनकी अपनी कुछ समझ है और पार्टी से कुछ अपेक्षा थी, हो सकता है पार्टी से वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन ये आरोप कविता जी कतई पार्टी पर नहीं लगाएंगे कि ये देशद्रोहियों की जमात है, ये कोई जन विरोधी ताकतों की जमात है, ये तो बिल्कुल नहीं बोलने वाली। तो मान लीजिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कुछ सवाल है, कुछ सवाल होते हैं, तो कुछ सवालों पर कभी कभी लोगों का अगर कोई फ़र्क आ जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो ठीक है, मैं तो मानता हूँ कि एक ऑनेस्टी है कि उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, कभी कभी हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेके भी साथ चलते हैं। कभी किसी को लग सकता है कि नहीं भाई, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना सेंट्रल है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस डिफरेंस के लिए अलग हो जाना चाहिए, तो लोग अलग हो जाते हैं। एक कॉमन सवाल है, सुकन्या जी का भी ये सवाल है और मेरा भी सवाल है। हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो आपकी भी पार्टी में जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप पोजीशंस हैं, क्या सुकन्या, मैं मतलब अगर पद की बात करूं तो उस पे आप दलित की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं, वहां कोई पहुंच नहीं पाता। ये आरोप आप पर लगते हैं, पार्टी पर लगते हैं और लेफ्ट की तमाम पार्टियों पर लगते हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमें लगता है कि ज़रूर अभी तक हमारी पार्टी में दलित जनरल सेक्रेटरी नहीं बने, लेकिन सीपीआई में अभी कॉमरेड राजा हैं, दलित हैं, एमएल में अभी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में शुरू से टॉप लीडरशिप की अगर बात करें, उसमें दलित आदिवासी नेता हमेशा हर दौर में रहे हैं। कॉमरेड राम नरेश राम बिहार में पार्टी के संस्थापक नेताओं में से थे और हमेशा रहे हैं। और ये ज़रूर है कि हम समझते हैं कि ये डाइवर्सिटी जो दिखनी चाहिए, जैसे महिलाओं की संख्या, हमने कुछ थोड़ा इस पर जोर बढ़ाने की कोशिश की, अभी 10-12 की संख्या में हमारे सेंट्रल कमेटी में महिलाएं हैं। तो डाइवर्सिटी तो ज़रूर है, जैसे समाज में है तो हमारे पॉलिटिक्स में भी मैं मानता हूँ कि कमज़ोरी है और ज़्यादा डाइवर्सिटी बिल्कुल दिखनी चाहिए। 5 बार से आप अध्यक्ष हैं, इस पर अब ये तो पार्टी जिम्मेदारी दे देती है, तो हम तो बिल्कुल इसके लिए पार्टी तय करे तो हम एकदम तैयार हैं, इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आप ये मानते हैं कि उस पद पर, जिस पद पर आप हैं, कोई एक ऐसा चेहरा भी होना चाहिए? हम लोग देखिए इसको उस रूप में लेते नहीं हैं, हम एक जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं। अच्छा। एक जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं कि असाइनमेंट है पार्टी के द्वारा, और जब तक उस असाइनमेंट में पार्टी को लग रहा है कि हम कर पा रहे हैं तो लोग जिम्मेदारी देते हैं। हम सब लोग कलेक्टिवली कंसल्ट करके इसको तय करते हैं। कोई युवा नेता उभर कर नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है,
बिल्कुल आ रहा है। अभी हमारे पॉलिट ब्यूरो में भी देखिए, दिल्ली के हमारे राज्य सचिव हैं, छात्र नेता थे कॉमरेड रवि, अभी हमारे पॉलिट ब्यूरो के लीडर हैं। तो हर जगह है, जैसे आपने कहा युवा विधायकों का आपने जिक्र किया, बिल्कुल है। उसमें भी युवा मतलब क्या, आजकल तो 40 साल 45 साल भी युवा ही हम लोग मानते हैं, राजनीति में तो युवा लेकिन हम कहेंगे कि उससे भी कम हमारी नज़र तो वहाँ भी है कि जो 20 25 30 वाले हैं उनकी भी भागीदारी। और कहाँ फेल्यूर हुआ कि कन्हैया कुमार का, फिर अगर आपकी पार्टी से बात करें तो कविता कृष्णन का मोह भंग हो गया, क्या कमी रह गई? नहीं, इसमें हम नहीं कहेंगे। देखिए, पार्टी तो एक विचार यात्रा भी है, तो कभी किसी को भी लगे, अब कन्हैया को लगा कि भाई सीपीआई से बात नहीं बनेगी और इस दौर में एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, कांग्रेस में चले गए। अच्छा है, अगर बीजेपी में चले जाते तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन आज के दौर में जो एक व्यापक गठबंधन चाहिए तो उसमें वो उन्होंने कांग्रेस को चुना, ठीक है, अच्छी बात है। कविता जी के बारे में भी मैं यही कहूँगा, वो आंदोलन में है, अलग अलग भूमिका में। अगर पार्टी के साथ रहे, हम लोगों की बिल्कुल कोशिश थी कि पार्टी में रह करके अपना काम करें, लेकिन अगर उनको लगा संभव नहीं है, हम लोगों को भी लगा कि शायद मुश्किल है इस तरीके से। देखिए, इसमें तो एक व्यक्तिगत आज़ादी की भी तो बात होती है। हमें लगता है कि लोगों को जब तक भीतर से अगर आपको ना लगे तब तक तो मुश्किल होता है। ठीक है, एक सवाल कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का आप लोग विरोध करते हैं, वहीं अभी जो जातीय सर्वे का आंकड़ा आया है उसके बाद आप कहते हैं कि जो पिछड़े हैं, ओबीसी अत्यंत पिछड़े हैं, उनका आरक्षण का ब्रैकेट बढ़ाना चाहिए। तो क्या आप लोग मानते हैं कि गरीब जो है उनकी भी अपनी जाति पाती है? अगर फॉरवर्ड है तो ठीक है, छोड़ दो उसको, अगर पिछड़े वर्ग से आता है तो उसको थोड़ा सहारा दे दो, क्या मानते हैं? नहीं, ये दोहरा चरित्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि देखिए, आरक्षण किस लिए? आरक्षण इसलिए कि हमारे समाज में जबरदस्त असंतुलन है। जो आप पूछ रही थी हमसे सवाल कि आपकी पार्टी में, आपके सेंट्रल कमेटी में दलित कितने हैं, है ना, जो सवाल उस दिन राहुल जी ने पूछ दिया पत्रकारों के बीच में कि दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। तो आरक्षण इसलिए है, आरक्षण गरीबी के लिए नहीं है। आरक्षण इसलिए था कि अगर आज भारत में आरक्षण नहीं हुआ होता, जिसको आज भगवत जी कह रहे हैं कि 200 साल तक वो रहेगा, तो क्या भारत में कोई एक भी आईएएस आपको दलित मिलता? एक भी आपको आईपीएस कहीं मिलता? कहीं देश में किसी यूनिवर्सिटी में दलित प्रोफेसर दिखते? नहीं दिखते। हमारे समाज के बनावट कुछ अभी भी ऐसा ही है। तो रिप्रेजेंटेशन में जो इम्बैलेंस है, इसको ठीक करने के लिए आरक्षण। और ये ईडब्ल्यूएस का विरोध हम इसलिए करते हैं कि भाई आपने कहा ईडब्ल्यूएस कि चलो हम इकोनॉमिक आधार पर देंगे, तो सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक आधार पर गरीबों को देंगे। दो सवाल आ गए कि इकोनॉमिक आधार पर अगर देंगे और 8 लाख तक कमाने वालों को देंगे, पहली बात भारत में गरीबी की ये परिभाषा नहीं है, और 8 लाख तक भी कमाने वालों को दे, तो गरीब जब आप चुनने लगे तो वहां क्यों आपने कहा कि एससी को नहीं देंगे, एसटी को नहीं देंगे, ओबीसी को नहीं देंगे, जबकि हर सर्वे आपको बताएगा देश में कि सबसे ज्यादा गरीबी दलितों में है, सबसे ज्यादा गरीबी आदिवासियों में है। तो ये एक तरीके से दोहरापन जो है इसके अंदर है। ये ईडब्ल्यूएस एक ऐसा यूफेमिज्म है। साफ साफ अगर कह देते कि हमें जनरल कैटेगरी को देना है, हमें अपर कास्ट को देना है, साफ साफ कहते तो उस सच्चाई को आप मान लेते। उसके लिए आपने एक शब्द गढ़ा ईडब्ल्यूएस, जो मिसलीडिंग शब्द है, मिसनोमर है, क्योंकि अगर सच में वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तब तो आपको सारे दलितों को, गरीबों को, आपको आदिवासियों को, सबको रखना चाहिए। तो हमें लगता है कि दोनों सवाल को अलग करके देखना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी बिल्कुल अलग सवाल है, इसके लिए आपको प्रबंध करना पड़ेगा, उसके लिए नीति बदलनी होगी। ये जो निजीकरण चल रहा है, ये निजीकरण से तो चाहे ईडब्ल्यूएस का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और जो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण मिलता है उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो रोजगार के लिए तो बिल्कुल चाहिए कि निजीकरण पर रोक लगे, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकारी जोर बढ़े, निवेश बढ़े, और तभी लोगों को काम भी मिलेगा। अगर देश में जितने स्कूल चाहिए उस पर कोई सोचे कोई सरकार, तब आपको सोचना पड़ेगा कितने टीचर चाहिए, तब आपको सोचना पड़ेगा कि मिड डे मील में जिनसे काम ले रहे हैं उनसे बस रसोईया कह करके 1000 रुपया 2000 रुपया दे के नहीं चल सकता। इतना महत्वपूर्ण काम अगर आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील के लोग कर रहे हैं, उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, उनके लिए भी वेतन तय होना चाहिए। वर्तमान राजनीति पर बात कर लेते हैं। काफ़ी गंभीर बातचीत हुई इस चर्चा के दौरान। अब समाप्ति की ओर हम बढ़ेंगे। सिवान आपका मजबूत क्षेत्र माना जाता है। अभी वहां से देखिए, जब आपकी पार्टी का गठबंधन हो रहा था, पहले तो ये बताइए कि आरजेडी से गठबंधन की पहल आपकी पार्टी की तरफ से की गई थी या आरजेडी की तरफ से की गई? सिवान का जिक्र मैंने इसलिए किया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन पे आरोप लगे, कई आपकी पार्टी के जो नेता रहे, उनकी
मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, उस पर कन्विक्टेड हो जाते हैं शहाबुद्दीन। अभी एक बार फिर से देखिए, उनके बेटे चर्चा में हैं, उसामा साहब। असमंजस की स्थिति रही होगी ना उस समय, क्योंकि आप मतलब ये कह करके मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं कि सिर्फ वो एक व्यक्ति का मसला है, क्योंकि एक आरजेडी के वो बड़े चेहरे थे। नहीं, व्यक्ति का मसला है ही नहीं। सवाल ये है कि इस समय देखिए परिस्थिति की मांग थी। हमने कहा अगर परिस्थिति की मांग नहीं होती, अगर बीजेपी भी और 5 पार्टी की तरह और एक पार्टी होती, मोदी सरकार भी वैसे ही एक सरकार होती कि जनता के वोट लेकर के 5 साल के लिए आई है, चलो 5 साल के बाद हिसाब दे करके जनता से कहेगी कि भाई हमारे काम से संतुष्ट हो, तो हमने देखा कि ये एक ऐसी सरकार है, ये सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं, समाज को बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, हर चीज़ पे दखल देने के लिए आए हैं। तो इसलिए ये जो दौर है ये बहुत अभूतपूर्व सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संकट है देश के लिए। और इस संकट में कोई एक ऐसी एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा नहीं है जो इसका कोई समाधान दे दे। तो ऐसे दौर में आपको तमाम पार्टियों की एकता चाहिए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, बहुत सारी शिकायतें हैं, हम लोग भी लंबे समय तक 15 साल विपक्ष में रहे हैं। ये सरकार में रहते हुए आप सवाल उठाते हैं, ये अच्छी बात है। एक बात लेकिन सब लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भारतीय जनता पार्टी से उसने हाथ नहीं मिलाया। वो जो अडवाणी के रथ यात्रा के समय में लालू जी ही थे जिन्होंने उस रथ को उस समय रोका था, तो ये क्रेडिट तो उनको बिल्कुल देना होगा। इसी ज़रूरत के हिसाब से हमने तय किया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रस्ताव हमने दिया कि प्रस्ताव उधर से आया। दूसरी बात, चंद्रशेखर को हम किस रूप में देखेंगे कि सिर्फ एक विक्टिम जिनको न्याय चाहिए? अगर एक विक्टिम को न्याय चाहिए, वो न्याय तो मिला, हम ही लोग लड़े, हमारे ही लोग लड़ करके जो कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, वो कन्विक्शन, उसकी गवाही, वो सब हमारे लोग लड़के किया है। चंदू, छोटे लाल यादव, बिल्कुल बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं कि वो सारे लोग, श्याम नारायण यादव, तो जिनका वो अगर विक्टिम के रूप में अगर आप लेते हैं तो विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए। और उस न्याय के लिए चाहे कोई जनसंहार में मारे जाए, किसी माफिया की गोली से मारे जाए, तो उस न्याय के लिए जो लड़ना था हमने लड़ा। लेकिन चंदू हमारे लिए सिर्फ एक विक्टिम नहीं थे, चंदू हमारे लिए एक आइकॉन थे, एक नेता थे जो जेएनयू में रहते हुए उन्होंने कहा कि इस समय हिंदुस्तान दो राह पर खड़ा है, एक रास्ता जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो फांसीवाद की ओर जा रहा है, और एक आज़ादी के पक्ष में, धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में। तो चंदू आज अगर होते तो जो काम करते उसी काम को आज के नौजवान कर रहे हैं। तो हम तो समझते हैं कि नेताओं को, शहीदों को इसी रूप में लेना चाहिए कि जैसे भगत सिंह को लोग कहते हैं भगत सिंह की फांसी को रोक, भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी को रोके, भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए फलाना ने कोशिश नहीं की, इसी पर राजनीति है। तो भगत सिंह को आप क्या समझते हैं? भगत सिंह एक नायक है, चंदू एक नायक है बिहार के लिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल सुकन्या, फिर आपका एक सवाल हो जाए। तेजस्वी को लेकर के ये 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपकी भी सहमति है इस बात पर? और आप 2025 में जब चुनाव मैदान में जाएंगे, मतलब गठबंधन, महागठबंधन चुनावी मैदान में जाएगी, तो तेजस्वी का नेतृत्व लेफ्ट पार्टियों को स्वीकार है? ये सवाल तो 20 के चुनाव में भी आया था। उस समय भी हमने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, इसलिए हमारे लिए तय अलग से राय मशविरा लेना चाहिए था ना? नहीं, अलग से तय करने का कुछ है नहीं। और बिल्कुल एक नौजवान नेता हैं, और इस समय तेजस्वी 20 के चुनाव में हमने देखा कि पूरे बिहार के नौजवानों को अच्छा लग रहा था। रोजगार की बात हो रही थी, आर्थिक न्याय की बात हो रही थी, एक नया चेहरा सामने आए, एक फ्रेश चेहरा, तो लोगों को अच्छा लग रहा था। तो नौजवानों को अच्छा लगे, सबको अच्छा। कैसी चल रही है सरकार? आपके भी विधायक कभी धरने पर बैठ जाते हैं मांगों को लेकर के, ये बहुत मतलब अच्छी बात है। मतलब डेमोक्रेसी में इस तरह की तस्वीर बहुत कम दिखती है। आपकी पार्टी के विधायक शिक्षक आंदोलन का हिस्सा होते हैं, जो मतलब सरकार की नीतियों के अगेंस्ट होता है। तो मतलब आपको लग रहा है कि सरकार सही ट्रैक पर चल रही है और आप सुधारने की कहीं ना कहीं कोशिश करते रहते? नहीं, हमने तो यही कहा, इसीलिए हमने कहा कि देखिए हम मंत्रिमंडल में जाएंगे नहीं, कि 1-2 मंत्रालय लेकर के सिर्फ उतना काम करना ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है। बिहार की जो अपेक्षा है, जो ज़रूरत है, तो इस समय जाहिर सी बात है, जैसे हमने कहा कि जो सरकार की कुछ मामलों में नीति ठीक है लेकिन वो नीति लागू नहीं होती, उसके लिए लड़ेगा कौन? जैसे नीतीश जी ने कहा कि हमारी नीति है कि बिना पुनर्वास किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, और हम देख रहे हैं धड़ल्ले से बुलडोजर चल रहा है। वो तो हमारा फर्ज बनता है कि हर बुलडोजर के आगे वहाँ हम लड़े। अगर जो भी सरकार की नीति है, हमने देखा कि शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ नीति आई, उससे शिक्षकों में, नौजवानों में भारी नाराजगी, भारी असंतोष। तो हमारा ये फर्ज था कि हम सरकार से बताएं कि भाई गलत हो रहा है। अभी हमें पता चला कि उसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। अभी आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, इतना कम पैसा मिलता है बिहार में, सबसे कम।
हम लोगों को तो बाकी राज्यों में देखते हैं तो सरकार की भागीदारी होती तो अच्छी बात होती ना सर। ये नहीं, तो इसलिए हम करें सरकार, हमने कहा कि हम एक ब्रिज का काम करेंगे, हम एक ब्रिज का काम करेंगे कि जो जनता की उम्मीद है, जनता का आंदोलन है, हक है, और जो सरकार है जनता की उम्मीदों से, जनता की, मतलब आपको नहीं लगता आपकी पार्टी के कोई अगर मंत्री होते? समय समय की बात है, ऐसा नहीं कि हमने कोई तय कर लिया है कि कभी मंत्री नहीं बनना है, ये समय की बात है। हम समझते हैं कि इस समय की प्रायोरिटी है, इस समय की मांग ये है। जैसे आपने कहा कि अगर मान लीजिए हमको मिलता कोई टूरिज्म मिनिस्ट्री, और लोग कहते हैं कि आप टूरिज्म मिनिस्टर हैं तो शिक्षक पर क्यों बोल रहे हैं। अभी हम किसी मिनिस्ट्री में नहीं हैं, हम बोलेंगे, शिक्षक पर भी बोलेंगे, आशा पर भी बोलेंगे, आंगनबाड़ी पर भी बोलेंगे, पुलिस के कहीं भी हिरासत में किसी की मौत हो जाए, किसी अपराधी के कहीं अपराधी का कार्रवाई हो जाए तो निश्चित तौर पर हम बोलेंगे। तो हमें लगता है कि एक टोटलिटी पर बिहार की सरकार अपना ही जो उसका घोषित कार्यक्रम है उसी को अमल करे, उसको लागू करे, और हम इसमें पूरी तरह सरकार की मदद करेंगे, कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल है, आजकल नीतीश कुमार पर बड़ा सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि मेमोरी लॉस है, कोई कह रहे हैं दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। अभी आपकी मुलाकात होती रहती है नीतीश कुमार से, लगता है कि ये जो आरोप है बेवजह के हैं, या लगता है कि अब नीतीश कुमार को थोड़ा रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए नीतीश जी से, कहीं आगे मैं मोदी जी का नाम ले लूंगा। जिस तरह एज की भी सिर्फ बात नहीं है, भाषणों को सुनिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। अमित शाह को सुनिए, बस एज तो बहुत कम है, छत्तीसगढ़ में जाके IIT और IIM क्या क्या बोल दे रहे हैं कि हमने बनाया, झूठ बोल रहे हैं। नीतीश जी जो भी बात कर रहे हैं बिल्कुल हमें लगता है कि ज़रूरी बातें कर रहे हैं। और ये तो हमने देखा कि भाजपा वालों में ऐसे ट्रोल आर्मी है। अभी शायद शिक्षक दिवस में कोई कार्यक्रम में वो कहीं ट्रिप करके थोड़ा गिरे थे, उनके लोगों ने उनकी मदद की। तो इसको लेकर के मैं सोचता हूँ ये कैसे लोग हैं कि राजनीति में आप इस तरीके की चीज़ों को लेके भी कोई राजनीति करते हैं। तो हमें तो लगता है कि नीतीश जी बिल्कुल ठीक है, फिट हैं, और इस उम्र में ठीक ठाक फिट है। जाते जाते एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि समय के साथ बदलेंगे, विधान परिषद में भी आपकी भूमिका दिखेगी कभी? बिल्कुल, हमें तो लगता है कि इस बार ही हम लोगों को मिलना चाहिए था। अब अल्टीमेटली कहा जाता है ना कि आपकी पार्टी जो है राज्यसभा में और विधान परिषद में, नहीं, ये ज़रूर है कि विधान परिषद के बारे में हम लोग एक समय तय किया था कि विधान परिषद की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज तो हमें लगता है कि देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक परिसर पर हमले हो रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी एक रिप्रेजेंटेशन के लिए गुंजाइश है, जहाँ भी लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में बात हो सकती है, उन सभी जगह का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। और इसीलिए हमने कहा कि महिला आरक्षण में भी उसको लोकसभा विधानसभा तक सीमित नहीं करना चाहिए, उसको राज्यसभा विधान परिषद तक विस्तार देना चाहिए। चलिए दीपांकर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो और इसी के साथ इस खास और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इतना ही। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।